का ई थी ना स्वदेश पे। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और चलिए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आईपीएल की ऑक्शन की खबर से जुड़ी हुई खबर से। आईपीएल मेगा ऑक्शन का आज से आगाज हो रहा है। आज इस बार 10 टीमें इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। लगभग 590 खिलाड़ियों की यहां बोली लगेगी और ये बेंगलुरु में सारी ऑक्शन प्रक्रिया हो रही है। कौन से खिलाड़ी की किस्मत इस पर चमकने वाली है, कौन से नए खिलाड़ी हैं और क्या बोली लग सकती है, इस सब पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा डिटेल्स के साथ बनी हुई है। करिश्मा, आप बताएं कितना मेगा होगा इस बार का इवेंट और कितने नए खिलाड़ी ऐड हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आज एक बहुत बड़ा दिन है क्रिकेट प्रेमियों के लिए क्योंकि आईपीएल ऑक्शन है और 10 साल में शायद इतना बड़ा आईपीएल ऑक्शन हो रहा है। 2 नई टीमें हैं, लखनऊ और अहमदाबाद। 10 टीम का ये आईपीएल है और बहुत सारा जो पैसा है वो इन्वॉल्व है, करोड़ों की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे जो दिलचस्प रहेगा देखने के लिए वो सबसे पहले होंगे भारतीय खिलाड़ी जो 2 करोड़ के ब्रैकेट में हैं। कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, ईशान किशन, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, ये सारे हैं जो 2 करोड़ के ब्रैकेट में हैं। और देखना होगा कि कौन सी फ्रेंचाइजीज किस पे कितना पैसा लगाने को तैयार है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर और ईशान किशन के बीच में कोई एक खिलाड़ी हो सकता है जो शायद हाईएस्ट बिड इंडियन हो। अगर हम ओवरसीज खिलाड़ी की बात करें तो जेसन होल्डर जो वेस्ट इंडीज के हैं, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के, फैफ डू प्लेसी साउथ अफ्रीका के, ये कुछ नाम हैं जो बहुत हॉट सेलिंग रहेंगे आईपीएल ऑक्शन के दौरान। तो बहुत बहुत दिलचस्प होने वाला है आज का ये ऑक्शन। 600 के करीब खिलाड़ी ये 2 दिन में हैमर के अंडर जाएंगे और हमें देखने को मिलेगा कि कौन सी फ्रेंचाइजी किस तरीके की अपनी टीम की रीबिल्डिंग करने की कोशिश कर रही है। पंजाब आप देख लें, पूरी नई टीम बनाने की कोशिश में है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो कप्तान की तलाश में भी है प्लेयर्स के साथ में। तो बहुत बहुत ही दिलचस्प रहेगा आज का ये आईपीएल ऑक्शन का दिन। चलिए ठीक है, अब एक बार ये समझ लेते हैं। तो आईपीएल ऑक्शन से तो देखिए करिश्मा की नजर बनी हुई है, देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। एक बार आपको दिसंबर में जो आईआईपी के फिगर्स आए हैं उस बारे में बता देते हैं। वहां एक डी ग्रोथ देखने को मिले। इनफैक्ट आईआईपी ग्रोथ अगर आप नंबर्स की बात करें तो पिछले 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर दिसंबर महीने के जो फिगर्स हैं वो हैं। इससे पहले नवंबर में 1.3% थी, यानी अब जो दिसंबर मंथ से जो आईआईपी फिगर्स 0.4% रही है और नवंबर में 1.3% थी। तो एक डी ग्रोथ आपको देखने को मिली है दिसंबर मंथ में। क्लियरली उसका रीजन है क्योंकि फिर से कोरोना वायरस का एक जो नया वेरिएंट था उसने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हैम्पर किया। और देखना होगा कि जनवरी की फिगर्स कैसे आती है क्योंकि कई जगहों पर लॉकडाउन की एक्टिविटीज थी जिसके चलते शायद अब जनवरी में भी ये फिगर्स डी ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखे। एक बार इसको स्प्लिट करके समझ लेते हैं कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं, क्योंकि आईआईपी ग्रोथ के जो कोर सेक्टर्स होते हैं उसमें आप में इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। वहां पर आपको ग्रोथ लगभग सिर्फ बहुत मामूली सी 0.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। माइनिंग सेक्टर के अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो वहां वो 2.6% रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वहां ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये जो कुल मिलाकर जो 8 कोर सेक्टर्स हैं वहां पर तो आपको ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन आप अगर कंपेयर करें उन्हें नवंबर से टोटल आईपी फिगर्स को तो वो एक डी ग्रोथ देखने को मिली और 10 साल के निचले स्तर पर अब आईपी की फिगर्स हैं। ओएनजीसी के नतीजे थे कल और इन रिजल्ट्स का बाजार को बेसब्री से इंतजार था। ऑयल एंड गैस पैक की बड़ी कंपनी ब्रेंट क्रूड के दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं उसके चलते हमने देखा कि ओएनजीसी को लास्ट क्वार्टर में कहीं ना कहीं आए और मुनाफा दोनों में ही एक प्लस फिगर्स मिली है। पूरी डिटेल्स हमारे साथ शरद बनवे बताने के लिए। शरद, बताएं कैसे रहे रिजल्ट्स? ओएनजीसी रहेगा फोकस में और उनकी तीसरी तिमाही के नतीजे जो अच्छे देखने को मिले हैं। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को मिले हैं और बॉटम लाइन नंबर्स जो है एस्टिमेट्स को बीट किए हैं। रेवेन्यू देखा जाए तो इनलाइन था, लेकिन जो एबिडा है, मार्जिन्स है और इवन जो पैट है वो जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। रेवेन्यू लगभग 17% ऊपर देखा गया है। नेट प्रॉफिट हालांकि 52% डाउन है। याद रखिए बेस क्वार्टर में जो है डेफर्ड टैक्स प्रोविजन का जो है एक एडजस्टमेंट देखने मिला था। हालांकि एबिडा 21% ऊपर, मार्जिन्स में भी जो है एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली, 56.1% पे आया। और अगर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें वो भी जो है अनुमान के बेहतर आए। तो फैक्टर्स जो इम्पैक्ट कर रहे थे स्टॉक को वो थे स्पेशली बिकॉज मार्जिन में एक अच्छी उछाल देखने मिली क्योंकि ग्रोथ नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और कॉस्ट एफिशिएंसी मेजरमेंट्स लिए गए थे कंपनी के द्वारा। अब कच्चे तेल के जो बढ़ते हुए दाम और जो डोमेस्टिक गैस प्राइसेस है इनमें भी जो बढ़ते हुए दाम, इसके कारण ओवरऑल फाइनेंशियल्स में एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने मिला। हालांकि जो प्राइसेस की जो ट्रेंड हमने देखी वहां पे देखा कि एवरेज ब्रेंट क्रूड प्राइसेस है लगभग 15% भागे थे इस तिमाही पे।
और डोमेस्टिक गैस प्राइसेस में तो ऑलमोस्ट 62% का उछाल देखने मिला। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव गाइडेंस भी मैनेजमेंट की तरफ से दिया गया है कंपनी के लिए। चलिए, तो ओएनजीसी के रिजल्ट्स अच्छे और रीजन बहुत ही एविडेंट, बिकॉज ऑफ द ब्रेंट क्रूड इस पैक को फायदा मिलता है और ओएनजीसी उसका बेनिफिशियल रहता है। अब एक बड़ी खबर टाटा सन्स से जुड़ी हुई, क्योंकि हम जानते हैं एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल खत्म हो रहा था। कल बोर्ड बैठक में उन्हें फिर से नियुक्त करने की बात की गई, यानी अब उनका कार्यकाल अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और बतौर चेयरमैन वो अगले 5 साल तक अब उस जिम्मेदारी को फिर से संभालेंगे। और क्यों एक इतना भरोसेमंद चेहरा है एन चंद्रशेखरन पूरे ग्रुप के लिए और खासकर रतन टाटा के लिए? आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं उनकी खास उपलब्धियां। टाटा ग्रुप, जिसका नाम ही काफी है, जो ब्रांड किसी की पहचान का मोहताज नहीं, और इस ब्रांड को इस बुलंदी में पहुंचाने में बड़ा रोल अदा किया है इस चेहरे ने। एन चंद्रशेखरन, अनुभव का दूसरा नाम। एन चंद्रशेखरन काबिलियत का पर्याय, जिनको एक बार फिर टाटा सन्स की कमान मिल गई है। टाटा सन्स के बोर्ड ने एन चंद्रशेखरन पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें अगले 5 साल के लिए टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया है। एन चंद्रशेखरन ने साल 2017 में टाटा सन्स की कमान तब संभाली थी जब साइरस मिस्त्री विवाद के चलते टाटा सन्स में लीडरशिप संकट खड़ा हो गया था। एन चंद्रशेखरन टाटा के लिए इतना भरोसेमंद चेहरा क्यों है, इसे समझने के लिए उनके करियर के कुछ पन्नों को पलटना जरूरी हो जाता है। अपने बीते कार्यकाल में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के लिए कई शानदार काम कर चुके हैं। आज से 6 साल पहले 2016 में जब टाटा ग्रुप में साइरस मिस्त्री नाम का संकट खड़ा हो गया, मिस्त्री को अचानक ही कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और रतन टाटा और मिस्त्री के बीच का टकराव लोगों के सामने आ गया। तब सभी के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि मिस्त्री के बाद कौन। तब टाटा ग्रुप ने टीसीएस को नई ऊंचाई देने वाले एन चंद्रशेखरन पर भरोसा जताया और 21 फरवरी 2017 को उन्हें टाटा सन्स की कमान सौंप दी गई। ये एन चंद्रशेखरन ही थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में साइरस मिस्त्री मामले की लड़ाई लड़ी और टाटा ग्रुप को जीत दिलाई। उनके कार्यकाल में ही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया की 7 दशक बाद फिर से टाटा ग्रुप में वापसी हुई। एयर इंडिया की बोली जीतना चंद्रा के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। एन चंद्रशेखरन को टाटा समूह में 34 साल का अनुभव है। उन्होंने साल 1988 में IIM कलकत्ता से MBA करने के बाद टाटा स्टील में नौकरी शुरू की थी। उनके कार्यकाल के दौरान ग्रुप की कई कंपनियों का शेयर 3 गुना हो चुका है। 5 साल में अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में लगभग 14.3 लाख करोड़ का एडिशन हुआ है इनके टेन्योर में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है निवेशकों के लिए भी इनका जो है योगदान बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी फोकस रहा है। उनके सारे बिजनेसेस में जो टेक का पोर्शन जो है एडिशन हुए जा रहा है और आपने सुपर ऐप के बारे में भी सुना होगा। और आखिर में जो है 3S है जिस पे फोकस रहेगा, जिस पे रहेगा सिंप्लीफिकेशन, सिनर्जी और स्केलिंग, इस पे फोकस रहेगा। तो इनकी उपलब्धियां जो है बहुत अच्छी देखी गई है पिछले 5 साल में। हमने आंकड़ों को भी बात की तो यहाँ पे देखिए कि TCS में लगभग पिछले 5 साल में 9 लाख करोड़ का एडिशन हुआ है और बाकी अन्य जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी जो एक अच्छी एडिशन देखने मिली है मार्केट कैप की। अगर कंपाउंडेड ग्रोथ रिटर्न्स की बात करें पिछले 5 साल में तो एवरेज देखेंगे तो लगभग 25% से ऊपर सारे टाटा ग्रुप कंपनीज के एवरेज की जो है कंपाउंडेड रिटर्न्स देखने मिली है। तो ओवरऑल ये टेन्योर जो है बहुत प्रॉफिटेबल सारे स्टेक होल्डर्स के लिए रहे हैं। बहरहाल चुनौतियों को अवसर में बदलने वाली एक शख्सियत है एन चंद्रशेखरन, जिनके 6 साल के जबरदस्त काम और विजन के चलते टाटा ग्रुप ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। 6 साल पहले का टाटा ग्रुप आज कई बदलावों से भरा है, जोश से लबरेज है और दुनिया भर के लिए नई उम्मीदें जगा रहा है। उम्मीद है कि इस टर्म में चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप की कामयाबी की लकीर को और बढ़ाएंगे। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो ये एक अच्छी खबर पूरे टाटा सन्स के लिए, जिस तरह का रिवाइवल एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए लेकर आया। आई एम श्योर इस दौरान इन्वेस्टर्स ने खूब पैसे कमाए और आगे भी ये जारी रहेगी जर्नी। बढ़ेंगे आगे। अब एक और हेवी इंडस्ट्री से खबर है। केंद्र सरकार ने ऑटो सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के मकसद से 20 ऑटो कंपनियों को PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव देने का फैसला दिया है।
भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स इंसेंटिव की चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है और इसके चलते उन्होंने कई सारी कंपनियों की अर्जियों को मंजूर किया है और इसमें ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं और माना ही जा रहा है कि इससे ऑटो सेक्टर में लगभग 45,000 करोड़ का निवेश आएगा और एक्चुअली पूरी डिटेल्स क्या है, किस तरह से कंपनियों को फायदा हो सकता है और कौन कौन सी कंपनियां जिन्होंने इसमें अर्जी दी है पीएलआई स्कीम का फायदा लेने के लिए। हमारे साथ समीर इस पर बने हुए हैं बताने के लिए। समीर बताएं, एक बड़ी बूस्ट होगी, एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ऑटो, ऐसे में एक बड़े निवेश का यहाँ टारगेट रखा जा रहा है, क्या कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर में सरकार मेक इन इंडिया मिशन को सफल बनाने के लिए पीएलआई स्कीम लेकर के आई और पीएलआई स्कीम में ही चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम के तहत सरकार ने 20 आवेदकों को मंजूरी दे दी है। ये हैवी इंडस्ट्री मंत्रालय की तरफ से ये जो तमाम एप्लीकेशंस सरकार को मिले हुए थे चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम के लिए, उनमें से 20 आवेदकों को सरकार ने मंजूरी दे दी है और इससे सरकार को उम्मीद है कि ऑटो सेक्टर में और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में तकरीबन 45,000 करोड़ का निवेश इन 20 एप्लीकेंट्स की तरफ से आता हुआ दिखेगा और आने वाले 5 साल में ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त सरकार को सफलता मेक इन इंडिया मिशन में मिलेगी। तो 45,000 करोड़ का निवेश सरकार को इसका भरोसा है और जो कई दिग्गज नाम जिनको सरकार ने मंजूरी दी है उसमें टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई, किया मोटर्स, आयशर मोटर्स, ऐसे कई दिग्गज नाम शामिल हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में मंजूरी दी गई है। मसलन 2 व्हीलर कैटेगरी, 3 व्हीलर कैटेगरी जो है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो तमाम जरूरी कदम है उसके लिए भी सरकार ने इन तमाम एप्लीकेशंस को मंजूरी दी है। तो इसमें अब योजना के तहत ये होगी कि अगले यानी कि 2022 के आगे हर साल जो है वो इंसेंटिव दिया जाएगा और जो इंसेंटिव है वो तकरीबन 18% रहेगा। तो इसके जरिए सरकार को उम्मीद है कि पीएलआई स्कीम में जो एक्सपेंशन है, जो जिस तरीके से उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, उसमें सफलता मिलेगी और साथ ही आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया मिशन ऑटो और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त उसको सफलता मिल सकेगी। तो पीएलआई स्कीम को लेकर बजट में भी क्लियरली कई सारे सेक्टर्स को फायदा पहुंचाने की बात की थी और इसमें इसी कड़ी में आप एक सेक्टर को देख रहे हैं जहां फायदा मिलने की बात हो रही है और बड़ा निवेश होगा अगर ये आता है तो। शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब आपको बता दें कि आईआरसीटीसी में अब किस तरह से आपके लिए खुशखबरी की खबर आई है। जो लोग सफ़र करते हैं रेल से उन्हें पता है कि खाना पीना एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अब आईआरसीटीसी फिर से ताज़ा बना खाना यानी आईआरसीटीसी केटरिंग को शुरू कर रही है। 14 फरवरी से सभी ट्रेनों के यात्रियों को अब ट्रेन में ताज़ा खाना मिलना शुरू होगा। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से ये सेवाएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब फिर से दिसंबर 2021 के बाद से धीरे धीरे ये सर्विसेज कई सारी ट्रेनों में, राजधानी में, शताब्दी में, दुरंतो ट्रेनों में, इनमें शुरू कर दी थी। अब लेकिन इसे पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा 14 फरवरी से। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम ये जान लेते हैं कि पीएम एक खास वर्चुअल समिट को एड्रेस कर रहे थे और वो था वन ओशन समिट। क्या इंपॉर्टेंट बातें कही पीएम ने, उसमें उन्होंने सबसे पहले यही जोर दिया कि क्योंकि भारत की सभ्यता समुद्र से जुड़ी हुई है, उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा, समृद्धि सब समुद्र से जुड़ी हुई है। ये भी उन्होंने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और तमाम तरह की बातें कहीं प्रधानमंत्री वन ओशन समिट को वर्चुअली एड्रेस कर रहे थे। आइए एक बार सुन लेते हैं उन्होंने किन इम्पोर्टेंट बातों को और किस तरह से अपनी इस बात को सबके सामने रखा। India is committed to eliminating single-use plastic. India recently undertook a nationwide awareness campaign to clean plastic and other waste from coastal areas. 300,000 young people collected almost 13 tons of plastic waste. I have also directed our Navy to contribute 100 ship days this year to cleaning plastic waste from the seas. India will be happy to join France in launching a global initiative on single-use plastics.
तो ये खास बातें जिसमें उन्होंने क्लियरली समुद्र को उनकी रक्षा करने के लिए अपनी सभ्यता से जोड़कर इम्पोर्टेंट बात ज़रूर कही थी। अब बढ़ते हैं आगे, चुनावों से जुड़ी खबर, यूपी से जुड़ी खबर अगली होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यूपी में इस साल 5 अहम स्टेट्स के इलेक्शन हैं और यूपी इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में है। वहाँ दूसरे चरण का मतदान होना है 14 फरवरी को। आज उस चुनाव प्रक्रिया यानी प्रचार प्रक्रिया सारी थम जाएंगी और जिन सीटों पर चुनाव होना है, 14 फरवरी एक अहम दिन भी है सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि यहाँ 55 सीटों पर चुनाव डलने हैं। विधानसभा की 55 सीटें, जो एक बड़ा कंपोनेंट है पूरे ही यूपी इलेक्शंस के लिए। और इनमें कौन सी अहम सीटें हैं, जिसमें कई सारी सीटें, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादापुर, रामपुर जैसी अहम सीटें हैं। और ख़ास है ये इन सीटों पर चुनाव, क्योंकि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नज़र होगी। पिछले चुनाव में इन्हीं सीटों में लगभग उनको 38 सीट्स पर विजय मिली थी। कुछ डैमेज एसपी ने किया था और कांग्रेस के नाम भी 2 सीटें थी। तो एक बड़ा दंगल ज़रूर 14 फरवरी को सामने निकल कर आएगा जब इन 55 सीटों के लिए वोटिंग होगी। तो फिलहाल अहम खबर जिस पर इस वक्त सभी यंगस्टर्स की नज़र बनी हुई है, और इनफैक्ट यंगस्टर्स की आई से ग्लोबली भी इस पर एक अच्छी खासी नज़र बनी थी, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक अहम टेक्नोलॉजी और पूरी क्रिप्टो, NFT ये सभी उस पर आधारित होते हैं। कैसे काम करती है और अब क्यों बिजनेसेस इससे इतनी तवज्जो देने लग गए हैं, और इसका इसका सीधा असर इन टेक्नोलॉजी पर कोर्स करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी प्रोग्रेस और उनकी मूवमेंट पर आपको दिखाई दे रहा है। क्यों उनकी तादाद में जोरदार उछाल आ रही है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट के साथ खुशबू ने ये रिपोर्ट कंपाइल किया। एक बार ये रिपोर्ट को देखते हैं। Amazon, Tencent, HSBC, Microsoft जैसी कंपनियों ने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो वहीं भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी ने भी इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा जताया है। टेक्नोलॉजी ही नहीं, फाइनेंस, हेल्थ केयर से लेकर सप्लाई चेन के लिए इसका तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि भारत में ये टॉप 10 स्किल में शामिल हो चुकी है। गवर्नमेंट ने भी जो रिसेंटली अनाउंसमेंट किए हैं, स्पेसिफिकली जो पुश फॉर ब्लॉकचेन, उसके कारण भी टोटल डिमांड फॉर ब्लॉकचेन स्किल्स धीरे धीरे करके इस मार्केट में बढ़ती जा रही है। अपग्रेड में ही जो हम बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं, हमने देखा है कि करीबन 48% इंक्रीज हुई है जो टोटल एनरोलमेंट है ब्लॉकचेन लर्नर्स की, और हमने देखा कि करीबन हमारा जो रेवेन्यू है ब्लॉकचेन प्रोग्राम से वो दुगना हो गया है इन 2021 में कंपेयर टू पिछले सालों से। दिग्गज ऑनलाइन कोर्स कराने वाले प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के मुताबिक ब्लॉकचेन की यूज केस क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोर्स के लिए डिमांड देखने को मिली है, जिनकी अवधि 4 हफ्ते से लेकर 4 महीनों तक की है। ग्लोबल यूनिवर्सिटीज जैसे ड्यूक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस इन कोर्स के लिए सर्टिफिकेशन देते हैं। हमने ऐसा देखा है पिछले साल से इस साल से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो क्रिप्टो स्पेशली ऑन ब्लॉकचेन स्किल्स के ऊपर तकरीबन 300% का इंक्रीमेंटेड जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, इफ पिछले साल से कंपेयर किया तो। और पगार, इफ आई कंपेयर ऑन द पगार के बारे में बात करना है तो तकरीबन 5 लाख से लेके 20 लाख तक आज कैंडिडेट्स को मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। बड़े संस्थानों में इस स्किल की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। कई प्रोफेशनल इस कोर्स को इसलिए चुनते हैं ताकि वे खुद को रीस्किल कर सकें, लगातार इवॉल्व हो रही इस टेक्नोलॉजी से अपने करियर में फायदा उठा सकें। फाइनेंस और हेल्थ केयर में तो हमने ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होते हुए तेज़ी से देखा ही है। इसके अलावा सप्लाई चेन और प्रॉपर्टी मार्केट में भी इसकी तेज़ी से उपयोगिता देखने को मिल रही है, और यही एक वजह है कि जो युवा हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं और इसकी स्किल को हासिल करना चाहते हैं, ताकि जो जॉब मार्केट में नई सैलरी है, ज़्यादा सैलरी और ग्रोथ एस्पेक्ट है, उसका वे फ़ायदा उठा सकें। और यही एक वजह है कि इन कोर्सेज़ के लिए भी सबसे ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। खुशबू तिवारी, ET स्वदेश। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, शुक्रिया खुशबू इस जानकारी के लिए। अब चलिए एक बार रुख करते हैं जम्मू का। जम्मू में रोकने के बाद अब जम्मू बागे बहा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिष्ठित म्यूजिकल वाटर फाउंटेन साउंड एंड लाइट शो को समर्पित किया। उत्तर भारत में अपनी तरह के इस पहले शो में पर्यटकों को मधुर संगीत की धुनों पर, पानी की तरंगों पर जम्मू के शहर की खूबसूरती देखने का मौका मिलेगा। इस पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता बने हुए। प्रदीप बताएं। ये जो खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, ये किसी
सिंगापुर या दुबई के बाग का नहीं है, बल्कि जम्मू का बाग ए बहू है, जहां पे आप देख सकते हैं इस समय म्यूजिकल फाउंटेन। जैसे जैसे म्यूजिक की गति तेज होती है, वैसे वैसे आप देखेंगे कि फाउंटेन भी तेजी से चलता है, और जैसे जैसे ये लहरें हवा में उड़ती हैं, लोगों की दिलों की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। ये जम्मू का बाग ए बहू अक्सर कश्मीर के मुगल गार्डन के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन पिछले कई सालों में देखा गया कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से सरकार की पूरी कोशिश है कि जम्मू के और कश्मीर के हर कोने कोने में डेवलपमेंट पहुंचे। आइडिया इस फाउंटेन का यह है कि आने वाले दिनों में यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ म्यूजिक के साथ साथ लहरें उड़ती हैं, और म्यूजिक के साथ साथ और जो पैट्रियोटिक सॉन्ग जो चल रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे इस समय दर्शक बैठे हुए हैं, उनके दिलों की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। और बैकड्रॉप में आप देखेंगे बाग ए बहू फोर्ट है, और इस समय पूरी तरह से हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यहाँ और ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि कोशिश सरकार की यह है कि ज्यादा से ज्यादा फुटफॉल ऑफ टूरिस्ट हो, उससे ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी तो लोगों को डेवलपमेंट भी होगी, और उसके साथ साथ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी बढ़ेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। इस लम्हे का इंतजार पिछले कई बरसे से लोग कर रहे थे। प्रोजेक्ट कई बार बना, कई बार रद्द हुआ, लेकिन फाइनली अब ये तैयार हो चुका है। 10.8 करोड़ की लागत से ये म्यूजिकल फाउंटेन, और इसके साथ साथ लेजर शो भी दिखाया जाएगा, और साथ ही साथ लोगों को जम्मू के आर्ट, कल्चर और हेरिटेज के बारे में भी बताया जाएगा, जम्मू की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, डोगरा कल्चर के बारे में बताया जाएगा, ताकि जो भी यहाँ आए उसे जम्मू के कल्चर का पता चले। और इस समय देखिए वंदे मातरम का सॉन्ग चल रहा हो, और उस मातरम के सॉन्ग के साथ देखिए किस तरीके से फाउंटेन की लहरें उड़ रही हैं। जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतनी ऊंचाई के साथ आपको ये वाटर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। उसी तरीके से पानी की लहरें गिरती हैं, पानी की लहरों का ऊपर उठना और गिरना, उसी के साथ साथ दिल की धड़कनें भी ऊपर उठती और गिरती नजर आएंगी। आने वाले दिनों में ये काफी टूरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस रहेगी, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, और इससे ज्यादा यहाँ की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी।